हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त सीए मुकुल लांबा और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिज ज्ञान पर। तो दोस्तों, जैसे कि यूनियन बजट 2026 की ये सीरीज हमारी चल रही है और आज की इस वीडियो सीरीज में हमारे गेस्ट स्पीकर हैं सीए सीएफपी अनंत सबरवाल सर। सो फर्स्टली आई वेलकम सीए सीएफपी अनंत सबरवाल सर टू आवर चैनल फॉर टुडेज शो। एंड दोस्तों, आज के शो का जो थीम है वो रहने वाला है यूनियन बजट 2026 से हम कैपिटल मार्केट्स और म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका हमारे शो पर स्वागत। Thank you, Mukul. Thank you for inviting me to this program. तो सर, जो सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे है वो ये है कि ये यूनियन बजट 2026 से कैपिटल मार्केट्स को डीपन करने के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए और ओवरऑल मार्केट लिक्विडिटी को इंप्रूव करने के लिए कौन से पॉलिसी मेजर्स एक्सपेक्टेड हैं? मुकुल, जैसे हम यूनियन बजट की बात कर रहे हैं तो हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करेंगे। जैसे आपने कहा कि कैपिटल मार्केट को कैसे डिपेंड किया जा सकता है, इन्वेस्टर बेस को कैसे बढ़ाया जा सकता है। देखिए, इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग, ये दोनों चीजें एक ही चीज के अगेंस्ट अराउंड रिवॉल्व करती हैं, वो है इन्वेस्टर बिहेवियर। ओके। जी। तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन है सरकार से इस बजट में, जैसे हमने इन्वेस्टर से भी बात करी है और थोड़ा ये रिसर्च भी हमने की है इसके ऊपर, कि एक इन्वेस्टर जो बिहेवियर है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उसके लिए सरकार से ये अपेक्षा है कि वो एक फाइनेंशियल लिटरेसी फंड लेके आए। एक फाइनेंशियल लिटरेसी मिशन के ऊपर ऑलरेडी गवर्नमेंट काम कर रही है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग है NISM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स। तो आप उसकी, अगर उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर काफी प्रोग्राम हो रहे हैं। तो लेकिन क्या है कि वो प्रोग्राम रीच उसकी कम है, लोगों तक इतना पहुंच नहीं रहे हैं, क्योंकि वो ऑनलाइन प्रोग्राम वहां पे जाके आपको देखना होता है। तो अगर अगर फाइनेंशियल लिटरेसी को और एक्सपैंड करना चाहती है गवर्नमेंट, और इसके ऊपर अगर जैसे हम स्टार्टअप के ऊपर एक फंड लेके आते हैं, डेडिकेटेड फंड्स लेके आते हैं, तो फाइनेंशियल लिटरेसी एक फंड अगर सरकार इसके ऊपर लेके आए और उस फंड के थ्रू ये फाइनेंशियल लिटरेसी शहर शहर टायर 1 2 3 सिटीज में अगर इसको पहुंचाया जाए थ्रू फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स, क्विज इन स्कूल कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस और वोकेशनल कोर्सेज, इसके ऊपर अगर 3 मंथ या 6 मंथ के फाइनेंशियल लिटरेसी के कोर्सेज अगर गवर्नमेंट लॉन्च करे और उसमें इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स को लेके आए जो फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर लोगों को गाइड करें, तो उससे ये होगा कि इन्वेस्टर जो है वो मार्केट में टिकेगा, उसको अपने बिहेवियर का पता लगेगा, वो मार्केट की वोलेटिलिटी को समझेगा। तो अगर हमने मार्केट को एक्सपेंड करना है, कैपिटल बेस को एक्सपेंड करना है, इन्वेस्टर जो सेगमेंट है उसको एक्सपेंड करना है, तो फाइनेंशियली लिटरेट होना बहुत जरूरी है। तो सरकार से ये अपेक्षा है कि वो स्पेसिफाइड फाइनेंशियल लिटरेसी फंड इस बजट में लेके आए, जिससे कि आम लोगों को इसका बेनिफिट मिले। सर, आपका कहने का जो मतलब है वो है कि एक लिटरेसी फंड लॉन्च किया जाए जिससे आम नागरिक तक फाइनेंस की जानकारी जो है वो आसान भाषा में पहुंचाई जा सके। जी, आज की डेट में क्या है कि फाइनेंशियल लिटरेसी का जो एक स्टेटस है वो बहुत ही पुअर है इंडिया में, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर अभी 3 4 साल से गवर्नमेंट ने भी काम करना शुरू किया है। अभी सिलेबस में CBSE भी इंट्रोड्यूस कर रही है फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर चैप्टर्स वगैरह, बुक्स वगैरह। और अभी क्या है कि अगर नॉर्मल आज की डेट में अगर हम देखें कि ग्रेजुएट भी जो नया बच्चा है, वो उसको बैंकिंग का इतना नहीं समझ है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की इतनी समझ नहीं है, और वो एक ड्यू टू इग्नोरेंस सीधा ही F&O में चले जाते हैं। ना उन्होंने सेविंग करी, ना इन्वेस्टमेंट देखी, ना ट्रेडिंग करी, सीधा ही क्रिप्टो या F&O या इंट्राडे, मतलब रिस्क प्रोफाइल का उनको नहीं पता, रिस्क एपेटाइट नहीं उन्होंने चेक की, और एक ग्रीड और फियर के बीच में वो सारा सिस्टम चल रहा है। तो अगर हम फाइनेंशियल लिटरेट अपने यूथ को आज की डेट में करेंगे तो इंडिया की स्टॉक मार्केट किसी और ही लेवल पे जा सकती है, ये मेरा मानना है। तो सर, जैसे 1 अप्रैल 2026 से हमारा द इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो रहा है, तो क्या बजट 2026 में कैपिटल गेन टैक्स, इक्विटी, डेट और डेरिवेटिव्स का रेशनलाइजेशन की उम्मीद हमें है? और इसका सेंटिमेंट और जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे है उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने रखा मेरे सामने। जैसे कि मैंने बोला कि हम फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करेंगे, तो इसमें जैसे हमने इन्वेस्टर से बात करी, मार्केट में भी हम देखते हैं, तो इसमें हमारे पास पांच एक हमारी डिमांड्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं इस बजट से। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको पता है कि जो इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स होते हैं उसमें 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की जो टैक्सेशन है वो 12.5% है प्लस सरचार्ज।
और उसमें 1,25,000 की एग्जाम्पशन मिलती है अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जब भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसमें से 1,25,000 रुपया उसमें से एग्जाम्प्ट किया जाता है। तो कैपिटल बेस को बढ़ाने के लिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को और मोटिवेट करने के लिए और उनको और लॉन्ग टर्म में चलाने के लिए ये एक्सपेक्टेशन है कि ये जो 1,25,000 की एग्जाम्पशन है, मिनिमम 2 लाख या 2.5 लाख पे इसको लेके जाया जाए। क्योंकि जिस भी साल में वो, फॉर एग्जाम्पल उनके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, वो जिस भी साल में वो रिडम्पशन लेते हैं तो उनको काफी गेन म्यूचुअल फंड में आ सकता है 5-10 लाख का। तो उसमें अगर 2-2.5 लाख की डिडक्शन हो जाए तो उनको काफी हेल्प मिलेगा। अगर 1 लाख, 1,25,000 से हम 2 लाख पे भी पहुंच जाए तो 75,000 के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 9,500 का बेनिफिट एक मिडिल क्लास फैमिली को हो सकता है इस टैक्स सेविंग से। नंबर 2, जो डेट फंड टैक्सेशन है वो अभी जैसे लास्ट ईयर जो चेंजेस आई 23 जुलाई 2024 विद इफेक्ट फ्रॉम 23 जुलाई 2024, लास्ट टू लास्ट ईयर, उसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सारा उन्होंने मर्ज कर दिया और डेट टैक्सेशन को स्लैब रेट पे ले आए। तो ये उम्मीद है कि देखिए, अगर कोई न्यू इन्वेस्टर मार्केट में आना चाहता है तो एकदम से वोलेटिलिटी नहीं समझ आती, इन्वेस्टर को मैच्योर होने में टाइम लगता है। तो हमेशा इन्वेस्टर डेट मार्केट के थ्रू एंटर करता है, क्योंकि एफडी वाला इन्वेस्टर इक्विटी में नहीं आएगा, एफडी वाला इन्वेस्टर डेट में जाएगा। तो डेट की जो टैक्सेशन है वो बहुत ही एक इन्होंने हाई कर दी है। तो ये एक रिक्वायरमेंट है, उम्मीद है कि डेट की टैक्सेशन को प्रीवियसली जैसे आपका 20% विद इंडेक्सेशन जो लॉन्ग टर्म की थी, इन्होंने पहले 3 इयर्स की जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, 3 इयर्स की होल्डिंग पीरियड को 2 इयर्स कर दिया। वो उसके बाद 2 इयर्स के बाद इन्होंने फिर वो स्लैब रेट पे ले आए। तो यही एक डिमांड है कि जो लॉन्ग टर्म टैक्सेशन है वो 2 इयर्स, अबव 2 इयर्स पे जो 20% विद इंडेक्सेशन जो पहले था उस पे वो उसको रिस्टोर किया जाए, ताकि जो लॉन्ग टर्म जो डेट का गेन है इन्वेस्टर्स को, क्योंकि डेट में ऐसा है कि अगर आप एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी वो एफडी 10, 20, 30 साल भी चलती रहती है। सारी लाइफ हम एफडी करते रहते हैं, रिन्यू करते रहते हैं एफडी को। तो डेट इन्वेस्टर भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसको बेनिफिट देने के लिए, तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है डेट शुड बी 20% टैक्स विद इन टैक्सेशन। अगर ये रिवाइव करे तो काफी पुश मिलेगा डेट म्यूचुअल फंड्स को, डेट मार्केट को। और तीसरा हमारी जो डिमांड रहेगी, जो एक्सपेक्टेशन है बजट से, वो है इंटर स्कीम स्विच। तो इंटर स्कीम स्विच में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में आपने इन्वेस्ट किया, तो वो स्कीम आपको सूट नहीं कर रही है, वो आपके गोल्स के साथ नहीं अलाइन हो रही है, या वो स्कीम परफॉर्म नहीं कर रही है, तो आप एक स्कीम से दूसरी स्कीम में स्विच करते हैं। जैसे एक मिड कैप फंड से आप लार्ज कैप फंड में चले गए, या लार्ज कैप फंड से आप स्मॉल कैप फंड में चले गए। तो इंट्रा स्कीम स्विच जो है, इंट्रा स्कीम स्विच के ऊपर भी टैक्स है। तो ये एक एक्सपेक्टेशन है कि जो इंट्रा स्कीम स्विच है वो एक जनरल रिक्वायरमेंट है एक इन्वेस्टर की। वो ऐसा नहीं है कि वो रिडम्पशन ले रहे हैं, उनको पैसे की जरूरत है। वो एक जनरल रिक्वायरमेंट है कि उनका वो फंड नहीं चल रहा, या उनका फंड उनको समझ नहीं आ रहा, या उनके गोल्स के साथ अलाइन नहीं है, तो एक जनरल रिक्वायरमेंट है, उनको स्विच करना पड़ता है। तो उस स्विच में भी टैक्सेशन है, लाइक रिडम्पशन, स्विच में भी टैक्सेशन। तो उस टैक्सेशन को एक टैक्स न्यूट्रल किया जाए, उस पर जीरो टैक्स किया जाए। और चौथी हमारी डिमांड रहेगी कि ये जो न्यू रिजीम है अपना टैक्स का, देखिए ओल्ड रिजीम तो एक तरह से साइलेंट ही है और धीरे धीरे खत्म ही कर रही है सरकार उसको। जो न्यू रिजीम है, जैसे अगर म्यूचुअल फंड में या इक्विटी मार्केट में लोग या तो डेट के थ्रू आते हैं या फिर ईएलएस स्कीम के थ्रू आते हैं, जो 1.5 लाख की उन्होंने सेविंग करनी होती है। तो एक ये डिमांड है अपने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी से, कि न्यू स्कीम में एक डेडिकेटेड डिडक्शन दे, सेपरेटली डेडिकेटेड डिडक्शन दे ईएलएसएस के लिए। जो 1.5 लाख की डिडक्शन मिल रही थी ओल्ड जिम में मिल रही है, जो न्यू जिम में नहीं है, न्यू जिम में भी दे, ताकि जो इन्वेस्टर न्यू जिम जिनको सूट करता है, जो न्यू जिम में आना चाहते हैं, ताकि वो ईएलएस की जो 1.5 लाख की डिडक्शन है उसको वो मिस ना करें, उसको वो फॉरगो ना करें। तो न्यू जिम में एक ईएलएसएस की डिडक्शन की एक रिक्वायरमेंट है जनरल पब्लिक को, अगर सरकार इसके ऊपर ध्यान दे। एंड फाइनली जो हमारे इक्विटी फंड ऑफ फंड्स हैं उनको, जो फंड ऑफ फंड्स हैं जिसमें आपके चाहे वो फिजिकल गोल्ड है, चाहे वो गोल्ड फंड्स हैं, चाहे वो फंड ऑफ फंड्स हैं, उनको नॉन इक्विटी कैटेगरी में डाला गया। तो उनको उनके ऊपर टैक्सेशन ज्यादा है। उसका वही है कि 2 साल से पहले वो स्लैब रेट पे टैक्सेशन है, और 2 इयर्स अबव जो लॉन्ग टर्म है तो उसके ऊपर उनको 20% टैक्सेशन है। अ, अ, तो उसको एट पार लाने के लिए
इक्विटी वाली टैक्सेशन अगर हम लाया जाए कि उसको 1 साल अब उसको 20% पे अगर हम टैक्सेशन में उसको लेके आए, तो एट पार विद इक्विटी फंड अगर किया जाए तो उसको जो फंड ऑफ फंड है उनको एक काफी बेनिफिट मिलेगा। तो ये हमारी 5 एक एक्सपेक्टेशंस हैं बजट से। इक्विटी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सेशन 1.25 लाख से 2 लाख, डेट फंड की टैक्सेशन 20% विद इंडेक्सेशन लॉन्ग टर्म के लिए रिस्टोर की जाए, इंट्रा स्कीम स्विच को टैक्स फ्री किया जाए, और न्यू regime में ईएलएसएस को आप इंट्रोड्यूस करें, और इक्विटी फंड ऑफ फंड्स की जो टैक्सेशन है वो एट पार विद इक्विटी फंड्स के बराबर की जाए। तो ये 5 एक्सपेक्टेशंस हैं कैपिटल मार्केट को और इन्वेस्टर्स को इस बजट से। जी सर। तो सर जैसे हमने देखा सिप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का इनफ्लो जो है वो 31,000 करोड़ के मार्क को छू गया दिसंबर 25 में। तो ये एक हिस्टोरिक माइलस्टोन था। और जैसे कि अब यूनियन बजट 2026 में ज्यादा समय नहीं बचा, अगले संडे हमें अब तक पता चल जाएगा कि क्या है वित्त मंत्री के पिटारे में। तो ये जो यूनियन बजट 2026 है, इसमें जो एसआईपी का बिग इनफ्लो हो रहा है, तो इसके थ्रू आप यूनियन बजट में म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग क्या अनाउंसमेंट देखते हैं और म्यूचुअल फंड का इंडिया में क्या फ्यूचर आप देखते हैं? है सर, म्यूचुअल फंड में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है एसआईपी की। और आप ये देखिए कि लास्ट ईयर जो एफआईआईस की नेट रिडम्पशन रही है वो 1,60,000 करोड़ की रही है। ठीक है। उसके बावजूद भी इंडिया की मार्केट ने ज्यादा कोई भुचाल नहीं आया, ज्यादा डिप नहीं करी, और वोलेटिलिटी के नॉर्मल रेंज में वोलेटिलिटी है। उसका कारण एक ही कारण है, वो है मंथली एसआईपी बुक जो दिसंबर में आपकी 31,000 करोड़ पे पहुंच चुकी है। अगर 31,000 करोड़ का मतलब है 3,60,000 करोड़ ईयरली, तो 1,60,000 करोड़ की रिडम्पशन को उसने वैसे ही न्यूट्रलाइज कर दिया। और एसआईपी एक बहुत ही एक बेहतरीन जरिया है वेल्थ क्रिएट करने का। और इससे क्या है कि कैपिटल मार्केट्स को स्टेबिलिटी मिलती है, कैपिटल मार्केट्स को, इंडस्ट्रीज को कैपिटल मिलती है, उनको बड़े एफआईआई से एक बिग इंटरेस्ट वाले लोन्स लेने की जरूरत नहीं है, या बैंक से लोन लेने की जरूरत नहीं है। उनके पास कैपिटल आ रही है, जनरल पब्लिक से आ रही है, और रिटेल जो कस्टमर इन्वेस्टर है वो एक मेन लाइन में वो पार्टिसिपेट कर पा रहा है। तो एसआईपी की वजह से ही म्यूचुअल फंड मार्केट या स्टॉक मार्केट आपकी वो है स्टेबलाइज है। तो एसआईपी की मैं थोड़ा सा इसको मैं आपको बताता हूँ कि 31,000 करोड़ की तो ये सिप बुक हो चुकी है। उसके बाद आपका जो एक्टिव सिप अकाउंट्स है वो अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी हैं। ठीक है। और एसआईपी का जो एजीएम है वो अप्रोक्सीमेटली 80 लाख करोड़ की मार्केट में से 17 लाख करोड़ का 21% का एसआईपी का जो एजीएम हो चुका है। 80 लाख करोड़ में से 17 लाख करोड़ आपकी एसआईपी का जो फंड है। और इंडियन इन्वेस्टर धीरे धीरे मैच्योर होता जा रहा है। 55% उनकी होल्डिंग रेशियो है आज की डेट में। मतलब जो रिडम्पशन है, जो जैसे सिप लगती है बंद होती है, लगती बंद होती है, तो 55% उनकी होल्डिंग रेशियो है। तो एक धीरे धीरे इन्वेस्टर मैच्योर होता जा रहा है। इसका एक ही कारण है कि एसआईपी एक वंडरफुल टूल ऑफ वेल्थ क्रिएशन है। ये सभी के बजट में फिट हो जाती है। आपकी 100 रुपीज से आपकी ये एसआईपी 250 रुपीज से स्टार्ट हो जाती है। अभी गवर्नमेंट ने पीछे 250 रुपीज की छोटी सिप भी लॉन्च की थी। ठीक है। तो इसको एसआईपी को और बढ़ाने के लिए टायर 2 टायर 3 सिटीज में इसको पहुंचाने के लिए, जैसे मैंने शुरू में बात करी फाइनेंशियल लिटरेसी फंड की मैंने बात की, तो उसके अकॉर्डिंगली, या आप गवर्नमेंट इसके ऊपर एक डेट एंड ग्रीन बॉन्ड्स, एक ग्रीन बॉन्ड्स के हिसाब के को इंट्रोड्यूस कर सकती है, जिसमें डेट के ऊपर एसआईपी लगेगी, क्योंकि डेट के थ्रू कस्टमर आएगा। जो एफडी को समझता है वो डेट को समझेगा, वो इक्विटी को नहीं समझेगा। तो इन्वेस्टर हमेशा पहले डेट में आता है। तो डेट एंड डेट में ग्रीन फंड्स, ग्रीन बॉन्ड्स लॉन्च कर सकती है गवर्नमेंट। जिससे क्या है कि ये जो ग्रीन एनर्जी जिसके ऊपर पिछले 2-3 साल में से गवर्नमेंट काम कर रही है, हमारी भी जब डिस्कशन होती है आपसे, तो आप इसके स्टार्टअप के ऊपर इतना काम कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी के ऊपर हमारी इतनी डिस्कशन होती है। तो जितना ग्रीन एनर्जी के ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है, अगर उनको वहां पे कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी है, तो गवर्नमेंट एक डेट में ग्रीन बॉन्ड्स इशू कर इंट्रोड्यूस कर सकती है, जिसमें लोग अपनी छोटी छोटी 250, 300, 500 हजार, 2,000, 5,000 की एसआईपी लगा सकते हैं। जिससे क्या होगा कि उनको कैपिटल मार्केट का एक इंट्रोडक्शन भी हो जाएगी, एक उनको अंडरस्टैंडिंग भी मिलेगी, और वो धीरे धीरे करके अपने आप को मच्योर करते करते कैपिटल मार्केट में और बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दूसरी तरफ क्या है कि ग्रीन एनर्जी कंपनीज को, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को एक कैपिटल का भी सोर्स बन जाएगा। तो यही उम्मीद है कि इसके ऊपर अगर कुछ काम करे गवर्नमेंट,
सिप को और इंट्रोड्यूस करने के लिए और बेहतरीन करने के लिए, क्योंकि अगर पिछले साल में जैसे मैंने बोला कि वोलेटिलिटी को अगर इंडिया की कैपिटल मार्केट को अगर बचाया वोलेटिलिटी से, तो वो सिप बुक नहीं बचाया। तो सिप घर घर में इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, और मेरा तो ये मानना है कि मैं सिप को नाइन्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड मानता हूँ। फॉर मी दिस इज द नाइन्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो जैसे एट्थ वंडर कंपाउंडिंग आइंस्टाइन बोल गए, तो मैं नाइन्थ वंडर एसआईपी को मानता हूँ, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारी फैमिलीज को, देखा छोटी छोटी फैमिलीज को जिन्होंने एसआईपी के थ्रू अपने सपने पूरे किए हुए हैं, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए फंड उन्होंने जोड़ा। तो एसआईपी के ऊपर गवर्नमेंट को जरूर फोकस करना चाहिए, और जितनी भी इक्विटी, जितनी भी एसआईपी बुक है वो 99% इक्विटी की बुक है, डेट की बुक है ही नहीं है। तो डेट एसआईपी अगर गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर दे, उसके ऊपर कुछ बजट में लेके आए, तो इट वुड बी वेरी वंडरफुल फॉर द जनरल मासेस। डेफिनेटली सर। सो सर, उम्मीद करते हैं कि बजट अच्छा ही आए, आम जनता का कुछ फायदा हो। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इन सवालों का जवाब देने के लिए, और हमारे दर्शकों को आज के इस सेशन में यूनियन बजट से जो हम कैपिटल मार्केट और म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बताने के लिए। सो वंस अगेन सर, सभी दर्शकों की तरफ से और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आपके नाम में ही आनंद है, तो हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी आज का कार्यक्रम देखकर आनंद आया होगा। तो थैंक यू अनंत सर वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस ऑन दिस शो। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे विज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, एंड जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। थैंक यू।